शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान के नक्शे को। ग्रीन कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, यदि हम लेफ़्ट की तरफ में जाते हैं तो जो ग्रीन पट्टी आपको दिखाई दे रही है पूरे गुजरात से लेकर के नीचे केरल तक, ये पश्चिमी तटीय मैदान है। इसको भी अपन ने दो भाग में बांट दिए। ये वाला जो हिस्सा है नीचे का मालाबार तट है और इधर का है कोंकण। ठीक इसी प्रकार से यदि हम बात करें पूर्वी तटीय मैदान की तो ये देख लीजिए कोरोमंडल तट में, और आगे भी इसको बांटा गया है, इसका नाम भी हम आगे आपको बताने वाले। इसके बाद फिर पश्चिमी तटीय मैदान से लगा हुआ है पश्चिमी घाट, जैसे कि हिमालय पर्वत श्रेणियां हैं। ठीक इसी प्रकार से भी साउथ में पर्वत हमको देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से पूरब की तरफ में पूर्वी घाट हैं। तो हमने सबसे पहले लोकेशन देखे हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की कि आखिर इनकी लोकेशन कहाँ पर पड़ती है, कहाँ से लेकर कहाँ तक इनका फैलाव है। तो जो हमारे तटीय मैदान है इसको हमने दो भाग में बांटे हैं, एक पश्चिमी तटीय मैदान और दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान जलमग्न तटीय मैदानों के एग्जाम्पल हैं। ऐसा माना जाता है कि जो पौराणिक शहर द्वारका है, जो किसी समय पश्चिमी तट पर मुख्य भूमि पर था, आज के टाइम में पानी में डूबा हुआ है। जलमग्न होने के कारण पश्चिमी तटीय मैदान एक सकरी पट्टी मात्र बह रह गए हैं। पत्तन बंदरगाह विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थिति प्रदान करते हैं। तो आप देख रहे हैं जो पश्चिमी तटीय मैदान है इनकी ये एक सकरी पट्टी है, ज़्यादा इसकी चौड़ाई कम है, और इसी के लिए बताया जा रहा है कि ये कंडीशन बहुत अच्छी होती है बंदरगाहों के लिए। इसीलिए ज़्यादातर आपको दिखाई देंगे जैसे कि कांडला, मझगांव, जेएल, नाहवा, शोभा, मारमागोवा, मंगलोर, कोचीन, ज़्यादातर जो बंदरगाह हैं पश्चिमी तट पर हमको दिखाई देते हैं। उत्तर में गुजरात तट से, नॉर्थ में कहाँ से, ये गुजरात का ये तटीय एरिया, उत्तर में गुजरात से और दक्षिण में केरल तट तक फैला है पश्चिमी घाट। ठीक है, इसको हमने अलग अलग भाग में बांट दिए हैं। जैसे गुजरात का कच्छ और कठियावाड़ तट, कहाँ से कहाँ तक, पहले ये गुजरात हो गया और फिर कच्छ वाला एरिया होगा। फिर महाराष्ट्र का कोंकण तट और गोवा तट, महाराष्ट्र वाला एरिया और गोवा वाला एरिया, इसको बोल दिए अपन ने कौन सा तट, कोंकण तट बोल दिए हैं। यहाँ से थोड़ा सा दिखाई दे रहा हमको। तो ये अपना हो गया कोंकण तट, और नीचे यदि आप जाते हो तो नीचे आ जाता है आपका मालाबार तट। ये लिखाना हुआ है यहाँ पर मालाबार तट। तो जो मालाबार तट है कर्नाटक और केरल, जैसे कि ये यहाँ से केरल ये चालू हो गया है, इसके ऊपर में ये वाला एरिया हो गया आपका कर्नाटक। तो कर्नाटक और केरल, इसको हम बोलेंगे मालाबार तट बोलते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान की खास बात ये है कि ये इसकी चौड़ाई कम है, लेकिन यदि आप नीचे की तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ में जाते हैं, तो इनकी चौड़ाई बढ़ते जाती है। इनकी एक खास बात और ये है कि इधर जो नदियाँ बहती हैं वो डेल्टा का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, मालाबार तट की विशेष स्थल आकृति, जिसको बैक वाटर्स या फिर कयाल बोलते हैं, जिसे मछली पकड़ने और अंतःस्थलीय नौकायान के लिए प्रयोग किया जाता है। कयाल, कयाल का यूज़ कहाँ करते हैं हम, मछली पकड़ने और नौकायान के लिए इसका यूज़ किया जाता है। वहीं यदि हम पूर्वी तट की बात कर लें तो जो पूर्वी तट आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये काफ़ी चौड़ा हिस्सा है। कोरोमंडल तट की बात करें तो कोरोमंडल में आपका हो गया, आ जाएगा आपका तमिलनाडु। इसके अलावा ये जो किनारे किनारे वाला एरिया है, ये सारा एरिया आ जाता है किसमें, पूर्वी घाट में आ जाता है। तो ये काफ़ी उभरा हुआ तट है। पूरब की तरफ बहने वाली और बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ अपने पानी को खाली करती हैं, यहाँ लंबे चौड़े डेल्टा बनाती हैं, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, इनका डेल्टा इसमें शामिल है। अब ये तट उभरा हुआ है, हाइट इसकी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर बंदरगाह और पोताश्रय कम बनाए गए।
यहाँ पर महाद्वीपीय शेल्फ की चौड़ाई है 500 किलोमीटर, जिसके कारण यहाँ पर पत्तन और बंदरगाहों का निर्माण नहीं हो पाया है। इसके बाद न्यूज़ देख लेते हैं हम पीआईबी से। पीआईबी की पहली खबर देखने वाले हैं गुरु तेग बहादुर से संबंधित। तो सबसे पहले हिस्ट्री के अंतर्गत हम देखने वाले हैं गुरु तेग बहादुर के बारे में। तेग बहादुर का जन्म हुआ था 21 अप्रैल 1621 को अमृतसर में। माता नानकी और छठे सिख गुरु गुरु हरगोबिंद के यहाँ हुआ था। इनकी माता का नाम नानकी था और पिता का नाम था गुरु हरगोबिंद, जो कि 6वें नंबर के सिख गुरु माने जाते हैं। इनकी फैमिली, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ सेना खड़ी किया और योद्धा संतों की अवधारणा भी पेशकश किया था। गुरु तेग बहादुर को उनके तपस्वी स्वभाव के कारण त्यागमल भी कहा जाता था। उन्होंने अपना प्रारंभिक बचपन भाई गुरदास के संरक्षण में अमृतसर में बिताया, जहाँ पर गुरुमुखी, हिंदी, संस्कृत, भारतीय धार्मिक दर्शन ये सीखे, जबकि बाबा बुद्ध ने उन्हें तलवारबाजी, तीरंदाजी और घुड़सवारी का प्रशिक्षण दिया था। तो जब वो केवल 13 साल के थे, तब उन्होंने एक मुगल सरदार के खिलाफ लड़ाई में खुद को प्रतिष्ठित किया था। इनकी रचना को 116 काव्य भजनों के रूप में पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल भी किया गया है। काफ़ी अच्छे ये यात्री भी माने जाते हैं और उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचार केंद्र स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक ऐसे ही मिशन के दौरान उन्होंने पंजाब में चक ननकी शहर की स्थापना करी थी, जो बाद में पंजाब के आनंदपुर साहब का एक हिस्सा बना था। फिर बाद में यदि देखें इनकी डेथ की बात करें तो 1675 में मुगल सम्राट औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर की हत्या दिल्ली में कर दी गई थी। अब हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति ने गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर संदेश दिया था 23 नवंबर को। राष्ट्रपति हमारी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में उनको याद किया था। तो ये तो थी हमारी पहली न्यूज, जो कि गुरु तेग बहादुर जी के शहीदी दिवस से रिलेटेड थी। पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज से संबंधित। ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडोनेशिया और भारत के बीच में कंडक्ट कराई जाती है। तो इंडोनेशिया के विशेष बलों के साथ में सांगा बुआना प्रशिक्षण क्षेत्र करावांग इंडोनेशिया में एरिया का नाम बताया गया है संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति, शुरू किया गया है। तो ये जो है द्विपक्षीय संयुक्त ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जिसका नाम है गरुड़ शक्ति। बायलैटरल होता है ये दो देशों के बीच में। अभ्यास गरुड़ शक्ति इस बार इस बैनर के तहत द्विपक्षीय अभ्यासों की श्रृंखला का 8वें नंबर का ये संस्करण है। तो अब तक जो है 7 संस्करण हो चुके हैं, ये 8वें नंबर का है। 13 दिवसीय ट्रेनिंग रहेगी ये अभ्यास 48 घंटे लंबे सत्यापन अभ्यास के साथ समाप्त होने वाला है। वहीं यदि हम बात करें, भारत और विश्व के कई सारे देश हैं जो कि मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हैं, जैसे कि एक नाम रखा गया है वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट, भारत और फ्रांस के बीच में कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा एम्फेक्स त्रिसंयुक्त उभयचर अभ्यास, इसमें कौन रहती है? नौसेना, थल सेना, भारतीय वायुसेना, तीनों सेनाएं हमारे देश की इसमें शामिल होती हैं। इसके बाद यदि हम बात करें बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और फ्रांस के बीच में गरुड़, हैंड इन हैंड भारत चीन, भारत और रशिया के बीच में है इंद्र। इसके अलावा भारत और वियतनाम के बीच में जो होता है उसका नाम है नौसैनिक अभ्यास पासेक्स, PASSEX। भारत और फ्रांस के बीच में स्काई रोस। इसके अलावा भारत जापान के बीच में जिमैक्स है। सैड है भारत जापान चीन के नौसैनिक बलों के बीच में, नेवी के बीच में। भारत और नेपाल के बीच में यदि बात करें तो सूर्य किरण है। वरुण है फ्रांस और भारत के बीच में। तो ये तो थे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सैनिक अभ्यास।
पीआईबी की अगली न्यूज़ हम देखने वाले हैं जेएनपीए से संबंधित। जेएनपीए के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कंटिन्यूअस मैरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन। नाम से ये स्पष्ट हो गया है कि यहाँ पर वाटर की क्वालिटी की मॉनिटरिंग के लिए एक स्टेशन स्थापित किया गया है। लॉन्चेस इलेक्ट्रिक इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल, इसके लिए एक व्हीकल का भी निर्माण किया गया है टू हेल्प अचीव लीडरशिप इन सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, हम जो है सस्टेनेबिलिटी के मामले में लीडरशिप हासिल कर सकें, इसके लिए जो है एक मॉनिटरिंग व्हीकल का भी निर्माण किया गया है। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, लॉन्चिंग की जा रही है, पानी की गुणवत्ता की किस प्रकार से टेस्टिंग की जाएगी। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी इंडिया की बेस्ट परफॉर्मिंग पोर्ट मानी जाती है इन एसोसिएशन विथ द डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग आईआईटी मद्रास। इन्होंने डेवलप किया है एक कंटिन्यूअस मैरीन वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम, शॉर्टकट में कहें तो CMWQMS, एंड लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रिक एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, कब? नवंबर 21, 2022 को इस बंदरगाह पर। नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी। तो ये जो मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसके साथ साथ में व्हीकल है, इसका इनॉग्रेशन किया गया था बाय श्री संजय सेठी IAS, चेयरमैन हैं JNPA के, इन द प्रेजेंस ऑफ श्री उमेश शरद वाघ, ये है डायरेक्टर चेयरमैन JNPA के। आगे बताया जा रहा है, तो ये जो कंटिन्यूअस वाटर क्वालिटी सिस्टम है एंड इलेक्ट्रिक मॉनिटरिंग व्हीकल सिस्टम है, ये सहायता करने वाला है मैरीन वाटर को मैनेज करने के लिए, एयर क्वालिटी को बनाए रखने के लिए पोर्ट वाले एरिया में। इसके अलावा रेगुलेशन का काम किया जाएगा एनवायरमेंटल क्वालिटी विथ इन द पोर्ट एरिया। इसके माध्यम से JNPA जो अथॉरिटी है, जो संस्था है, ये इतनी ज़्यादा योग्य हो जाएगी कि ये रिड्यूस कर सकती है ग्रीन हाउस गैस फुटप्रिंट को किसी भी व्हीकल्स के, इन एडिशन टू चेकिंग कंप्लायंस विद एनवायरमेंटल क्वालिटी। एनवायरमेंटल क्वालिटी की जो अनिवार्यता है उसको लागू करवाने का काम किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा। इसके अलावा वाटर क्वालिटी स्टेशन डाटा भी यहाँ पर प्राप्त किया जाएगा, जैसे कि टेम्परेचर, pH वैल्यू, डिसॉल्व ऑक्सीजन, अमोनिया कितनी है, कंडक्टिविटी कितनी है, नाइट्रेट, सैलिनिटी, टर्बिडिटी एंड TDS ऑफ मरीन वाटर, ए डाटाबेस ऑन मरीन वाटर। इसके बाद वाली जो न्यूज़ आई है वो चुनाव आयोग से संबंधित आई है। तो हम देख लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में कुछ बेसिक जानकारियाँ। हमारे भारत में चुनाव की प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष बनाने के लिए संविधान में कई सारे प्रयास किए गए हैं। इसमें एक प्रयास ये था कि जो निर्वाचन आयोग है इसको हम स्वतंत्र बनाएं, किसी के दबाव में काम ना करें। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जो चुनावों के संचालन का और देखरेख का काम कौन करता है? चुनाव आयोग करता है। हमारे संविधान के आर्टिकल 324(1) में कहा गया है, हमारे संविधान के अधीन संसद और प्रत्येक राज्य के विधान मंडल के लिए, मतलब संसद का चुनाव और राज्य के विधानसभा का चुनाव, कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए, सभी चुनावों के लिए, इसके साथ साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए, निर्वाचक के लिए, इसके अलावा कौन कौन लोग वोट डाल रहे हैं उसकी निर्वाचक नामावली तैयार कराने का काम, चुनावों के संचालन का अधीक्षण कौन करेगा? सबसे ऊपर कौन रहेगा? चुनाव आयोग। निर्देशन में टॉप में चुनाव आयोग, कंट्रोल में टॉप में चुनाव आयोग रहेगा। एक ही नहीं आयोग में निहित होगा जिसको कहते हैं हम निर्वाचन आयोग। तो इसमें जो काम दिया गया है इसको, वो हर काम में सबसे ऊपर रहता है। ऐसा नहीं कि संचालन के मामले में कोई दूसरी संस्था है जो कि उससे भी बड़ी रहेगी। एक बात और ये है, निर्वाचन आयोग की सहायता करने के लिए हर राज्य में एक निर्वाचन अधिकारी होता, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों को चुनाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। स्थानीय निकाय मतलब लोकल
जो चुनाव होते हैं उनके लिए अलग से निर्वाचन आयोग बनाया गया है। उनमें राज्य निर्वाचन आयुक्त रहते हैं जो निर्वाचन आयोग से अलग काम करते हैं। इनमें से प्रत्येक का काम करने का अपना दायरा अलग होता है। अब एक बात करी जाती है कि ये एक सदस्य वाला भी हो सकता है और बहु सदस्य वाला भी हो सकता है। तो शुरू में तो एक सदस्य ही था ये। 1989 पर यहाँ पर एक मुख्य आयुक्त हुआ करता था बस। फिर 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया, मतलब ये बहुसदस्यीय बन गया। फिर 1993 में और 2 मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति हुई। नहीं, 1989 के आम चुनावों के ठीक पहले 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त करके इसको बहुसदस्य बनाए थे। शुरू में एक सदस्य था, फिर इसको बहुसदस्यीय बनाए। फिर 1993 में 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और निर्वाचन आयोग को हमने परमानेंटली बहुसदस्यीय बना दिए थे। तब से लेकर आज तक यदि आप देखोगे ना तो ये बहुसदस्यीय ही बना हुआ है। अब यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्त, जैसे एक ऊपर है उसके 2 नीचे हैं, तो किसको कितनी शक्ति प्राप्त है, यहाँ पर विवाद खड़ा हो रहा था। इसका समाधान किसने किया? सर्वोच्च न्यायालय ने। उनका कहना था कि देखिए, बहुसदस्यीय चुनाव आयोग बहुत बढ़िया रहता है क्योंकि इससे आयोग की शक्तियों में साझेदारी हो जाती है और आयोग पहले से कहीं ज़्यादा जवाबदेह बन जाता है। तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहता है वो चुनाव आयोग की अध्यक्षता करेगा, लेकिन जो अन्य दोनों निर्वाचन आयुक्तों की तुलना में उसे ज़्यादा पावर प्राप्त नहीं है। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर को लेकर की भी बहुत सारी बातें क्लियर हो गई हैं। ये जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन है, ये सामूहिक रूप से काम करता है, सामूहिक संस्था के रूप में काम करता है। तो चुनाव संबंधी जितने भी निर्णय हैं इसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर की पावर एकदम बराबर होती है। नियुक्ति की यदि हम बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से होती है। मंत्रिपरिषद बोलती है किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना। ऐसे में ये संभव है कि सरकार के द्वारा किसी ऐसे हितैषी व्यक्ति की निर्वाचन आयोग में नियुक्ति कर दी जाए जो चुनावों में सरकार का समर्थन करे। इसी शंका के चलते अनेक लोगों ने इस प्रक्रिया को बदलने का सुझाव दिया है। उनका सुझाव है इसके लिए एक भिन्न प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना जरूरी होना चाहिए। सबसे अच्छी व्यवस्था ये हो सकती है। कार्यकाल के बारे में देखें तो 6 साल तक आप रह सकते हैं या फिर 65 साल तक, जो भी पहले ख़त्म हो जाए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को कार्यकाल से समाप्त होने के पहले राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, पर इसके लिए संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है। विशेष बहुमत की ज़रूरत पड़ती है, इसका क्या मतलब हो गया? यहाँ पर बताया गया है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। टोटल कितने लोग उपस्थित थे और टोटल मतदान करने वाले कितने लोग थे, उनका 2/3 बहुमत चाहिए, वोटिंग चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का साधारण बहुमत चाहिए, तब जाकर के उसको हटाया जा सकता है। अब हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में हमने कल ये चर्चा किया था कि किस प्रकार से सरकार क्या काम करती है, कम टाइम पीरियड जिसका बचा है उसको निर्वाचन आयुक्त बना देती है। अब वो व्यक्ति फ्री होकर के काम नहीं कर पाता है, सरकार के दबाव में काम करता है। तो यही सब बातें जो है यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उठाई गई है। उसी के साथ में आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो निर्वाचन आयुक्त है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमिश्नर है, वो फ्री होकर के काम कर सके, वो प्रधानमंत्री के भी ऊपर क्वेश्चन उठा सके। इसके साथ साथ में वो जी हाँ करने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो सीईसी का अपॉइंटमेंट, इसके अलावा इलेक्शन कमीशंस बाय ए कोलेजियम ऑफ पीएम, सीजीआई एंड लीडर ऑफ द अपोजिशन,
इन पर बातचीत हो रही है, इनके वेरियस एस्पेक्ट पर चर्चा की जा रही है कि चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का निर्वाचन आयुक्त होगा कैसे, कैसे उनकी अपॉइंटमेंट होगी। तो इसमें होगा प्रधानमंत्री बैठेगा, सीजीआई बैठेगा और इसके अलावा विपक्ष का लीडर बैठेगा, तब जा कर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों को बराबर ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए एंड कॉमन प्रोसीजर ऑफ रिमूवल, इनकी जो रिमूवल की प्रक्रिया है, जैसे कि एक ऊपर है दो नीचे हैं, तो दोनों की प्रक्रिया रिमूवल की कॉमन होना चाहिए। और रिमूवल की प्रक्रिया जैसे महाभियोग लगा करके हटाते हैं ना, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को यदि रिमूव करना है तो दोनों के लिए सेम टू सेम प्रक्रिया होना चाहिए। रूल मेकिंग पावर भी होना चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास में, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट, लोकसभा, राज्यसभा के पास हुआ करती है। इंडिपेंडेंट सेक्रेटरीट की ज़रूरत है, बजट की ज़रूरत है इस कमीशन के लिए। इन सब बातों पर यहाँ पर सुनवाई चल रही है। तो एक प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो डिसीजन लेने वाले हैं जस्टिस KM जोसेफ, बहुत ही बढ़िया डिसीजन इनके द्वारा लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से फाइल मांगी है अभी हाल ही में जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाए गए हैं उनके अपॉइंटमेंट को लेकर, कि कहीं वहाँ पर भी तो केंद्र सरकार ने कोई घोटाला नहीं कर दी है। तो अब देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकल कर सामने आता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर की बात करते हैं हम, आनंद बोस। आनंद बोस ने जो है शपथ ग्रहण कर ली है एज ए राज्यपाल ऑफ वेस्ट बंगाल। आनंद बोस वाज ऑन वेडनेसडे स्वर्न इन एज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। ही वाज एडमिनिस्टर्ड द ओथ बाय चीफ जस्टिस ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, तो गवर्नर किसके सामने शपथ ग्रहण करता है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने। तो कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन से? प्रकाश श्रीवास्तव। कहाँ पर? राजभवन कलकत्ता में। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, इसके साथ साथ में मेंबर्स ऑफ स्टेट कैबिनेट, पुराने गवर्नर क्या नाम था उनका, गोपाल कृष्ण गांधी, एंड लेफ्ट फ्रंट चेयरपर्सन बिमान बोस वर अमंग डिग्निटरीज प्रेजेंट। काफ़ी महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर खड़े हुए थे, उपस्थित हुए थे शपथ ग्रहणों की सेरेमनी में या फिर समारोह में। तो ये तो थी राज्यपाल से संबंधित न्यूज़। इसके बाद एक और न्यूज़ हम देखने वाले हैं अग्नि 3 मिसाइल से संबंधित। तो न्यूक्लियर कैपेबल ये मिसाइल है। इंडिया ने टेस्ट फायर किया है अग्नि 3 न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल का। इंडिया ने वेडनेसडे के दिन कैरी आउट किया है सक्सेसफुल लॉन्चिंग अग्नि 3 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। कहाँ से? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, उड़ीसा से। ये जो सक्सेसफुल टेस्ट किया गया था ये पार्ट माना जाता है रूटीन यूज़र ट्रेनिंग लॉन्चेस का, जिसका आयोजन किया गया था अंडर द एजिस ऑफ स्ट्रेटजिक फोर्स कमांड। किसके परिधान में? स्ट्रेटजिक फोर्सेस